नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एल्काली स्पेक्ट्रम। अब एक्सप्लेनेशन आता है, देखो ये बहुत ध्यान से समझना। एन एल्काली एटम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है Z कंसिस्ट ऑफ एन इनर्ट गैस core composed of the nucleus and a few completed subshells having Z-1 electron plus a single valence electron। समझ में नहीं आ रहा तो अभी देख लेते हैं। हमारे पास एल्काली एटम्स कौन कौन से हैं, 3 एग्जांपल लेते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तीनों के कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए लिथियम का, और ये देखिए सोडियम का, और ये देखिए पोटेशियम का। ये अपने पास एक तरह से कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। तो ये इनर्ट गैस जो होती है उसका कॉम्बिनेशन है, और लास्ट में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचता है। लिथियम के केस में 2s में होता है, सोडियम में 3s में होता है, और पोटेशियम में 4s में होता है, ठीक है। ये यहाँ पर दिखा गया है। अब इसमें हमारे पास क्या है, इट इज सीन दैट एक्सेप्ट Li, अगर लिथियम को छोड़ दिया जाए तो द कंप्लीटेड हाईएस्ट सबशेल इज P। तो 2p में है, इधर 3p में है, और आगे जाएंगे 4p में होगा, और आगे जाएंगे 5p में होगा। तो लिथियम को छोड़ के अगर बाकी सारे एल्काली एटम्स की बात करें तो लास्ट कंप्लीटली सबशेल कौन सा होगा, p सबशेल होगा। और p सबशेल के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो सब में s आ रहा है, 2s 3s 4s, ठीक है। और वो हमारा आउटर मोस्ट होगा, और उसमें हमारा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इन द ऑप्टिकल एक्साइटेशन प्रोसेस ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड। जब भी ऑप्टिकल प्रोसेस होता है तो क्योंकि 2p6 कंप्लीटली फिल्ड है, 3p6 कंप्लीटली फिल्ड है, तो इनमें से निकल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होता है, बल्कि जो 3s वाला इलेक्ट्रॉन है वो ही बाहर जाएगा, इधर 4s वाला इलेक्ट्रॉन है वो ही एक्साइटेड होके बाहर जाएगा। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं अपन, ठीक है। इनर्ट गैस हैविंग अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डज नॉट प्ले एनी पार्ट। ऑप्टिकल प्रोसेस के अंदर जो इनर्ट वाले हैं, ये सारा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ, सॉरी जो रेक्टेंगल के अंदर रखा हुआ कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऑप्टिकल प्रोसेस में किसी तरह का रोल प्ले नहीं करता है। केवल 3s का फ्री इलेक्ट्रॉन है, 4s का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वही ऊपर नीचे जाके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। अब अपन केस लेते हैं सोडियम का, ठीक है। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s का इलेक्ट्रॉन है, और 3s में मतलब कौन सा टर्म हो गया, s टर्म हो गया। तो s टर्म के अंदर पॉसिबल एक्साइटेशन क्या हो सकते हैं। अब ये s वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, देखो s 3s में है, 3s के ऊपर बाद में कौन सा आएगा, 3p आएगा। अगर उसको p में जाना है तो वो 3p में जा सकता है, 4p में जा सकता है, 5p में जा सकता है। तो देखो अगर उसको p टर्म में जाना है तो वो 3p में जा सकता है, 4p में, 5p में, क्योंकि जो भी ऊपर होगा वो 3s के ऊपर होना चाहिए। और अगर वो s टर्म में जाता है तो s टर्म में 4s 5s 6s। तो अगर वो s टर्म में जाना चाहे तो उसके पास ऑप्शंस क्या क्या है, 4s 5s 6s, ठीक है। अगर p में जाना चाहे तो 3p 4p 5p, d में जाना चाहे तो 3d 4d 5d, और f में जाना चाहे तो 4f 5f 6f, क्योंकि 3 में f होता ही नहीं है। तो इन सब टर्म्स में जो वो जा सकता है। इस पूरे एक्साइटेशन में टोटल एनर्जी ऑफ द कोर का मतलब वो है 2p6 तक या फिर 3p6 तक के इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो है, उस तरह के सिस्टम की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। Therefore, the total energy of the atom is constant plus the energy of optically active electron। इसका मतलब पूरे एटम की एनर्जी को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक तो जो रेक्टेंगल में लिखा हुआ कॉन्फ़िगरेशन था जो 2p6 तक जा रहा था, और एक लास्ट में 3s में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था प्लस, यानी एक तो ये टोटल एनर्जी जो किसी भी हालत में चेंज नहीं होगी, और ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी। अब क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो कन्वीनियंस के लिए उस एनर्जी को मान लेते हैं 0, ताकि सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारे जो ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन है केवल उसकी एनर्जी हो जाएगी। तो फॉर कन्वीनियंस वी टेक दिस कांस्टेंट एज 0 so that the total energy of the atom in a certain state is equal to the energy of the optically active electron in that state। जो मैंने अभी बात बोली वही लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, सोडियम को हाइड्रोजन की एनर्जी से कंपेयर करेंगे। लेट अस कंपेयर द एनर्जी ऑफ एल्काली यानी कि सोडियम एटम इन वेरियस स्टेट्स विद दोज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द करस्पॉन्डिंग स्टेट। करस्पॉन्डिंग स्टेट में कंपेयर करते हैं। हाइड्रोजन के लिए इफ यू रिमेंबर एनर्जी का फॉर्मूला ये आया था, बोर मॉडल में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इसी तरह से जबकि एल्काली के अंदर हमारे पास आएगा ये वाला फॉर्मूला। अब दोनों में देखो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, कहीं डिफरेंस नहीं आ रहा है, केवल यहाँ पर इसके अंदर केवल Z लिखा हुआ है और इसके अंदर Zn लिखा हुआ है। अब ये Z और Zn में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Zne is the effective charge of the nucleus for the orbit n। What is effective charge? क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडियम और हाइड्रोजन की एनर्जीज को कंपेयर करें तो इफेक्टिव चार्ज की लैंग्वेज में उसको उसका डिफरेंस बताइए। तो ये जो क्वांटिटी है Zne, ये हमेशा ग्रेटर होती है E से।
तो इस वजह से, और क्यों होती है, बिकॉज द स्क्रीनिंग ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze by the charge Z-1e of the core electron is not perfect. Hence the energy of alkali atom is more negative than the energy of the hydrogen atom in the same state N. This means that the energy levels of alkali atom are lower than the corresponding level of hydrogen. अब मैं इसका समझाती हूँ आपको मतलब। देखो हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें तो एक प्रोटॉन है, करेक्ट, और एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर निकाल रहा है। हाइड्रोजन के लिए हमें पता है कि Z इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस ई होता है, क्योंकि Z इक्वल टू 1 है तो प्लस ई है, तो इस माइनस ई को चार्ज फील हो रहा है, कितना फील हो रहा है, प्लस ई, और ये प्लस ई किसका चार्ज है, न्यूक्लियस का चार्ज है। लेकिन अगर अपन सोडियम लेते हैं तो सोडियम के अंदर यहाँ पे Ze तो न्यूक्लियस पे चार्ज है, ठीक है, और इसके चारों तरफ हमारे पास सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन है, 2s में इलेक्ट्रॉन है, 2p में इलेक्ट्रॉन है, और 3s में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1s में हमारे पास ये तो न्यूक्लियस हो गया, और हमारे पास 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2p में हमारे पास 6 हो जाएगा, 2 4 2 1s, ओ सॉरी ये नहीं आएगा, सो काट देते हैं, 1s के बाद 2s आएगा, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, 2p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और ये लास्ट का हमारे पास 3s है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, माइनस ई। अब ध्यान से समझना, हाइड्रोजन ये रहा और सोडियम ये रहा, इन दोनों को न्यूक्लियस से कितना चार्ज फील हो रहा है, इसको चार्ज फील हो रहा है प्लस का ई, लेकिन इसको माइनस ई को जो चार्ज फील होना चाहिए, हम तो ये देख रहे हैं कि उस पर जो न्यूक्लियस चार्ज लगाएगा, हमारे वाला जो माइनस ई है इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जो चार्ज लगा रहा है न्यूक्लियस, वो कितना लगा रहा है, प्लस का Ze लगा रहा है, राइट, प्लस का Ze लगा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि बीच में इतने सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चार्ज को प्रोटेक्शन लेयर दे रहे हैं, प्रोटेक्शन लेयर दे रहे हैं, इस वजह से उतना फील उसको नहीं होगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्शन है, एक तरह से न्यूक्लियस की स्क्रीनिंग हो गई। न्यूक्लियस की स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, शील्डिंग। न्यूक्लियस आपके पास ये रहा, तो बाहर लेयर पे लेयर लगाई हुई उसकी शील्डिंग हो रही है, उसकी शील्डिंग हो रही है, आई बात समझ में। इसलिए जो Zne है, वैसे तो उसका चार्ज कितना था, एक्चुअल न्यूक्लियस का चार्ज कितना है सोडियम में, Ze, लेकिन जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको Ze फील नहीं होगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस के कारण, इस शील्डिंग के कारण उसको जो चार्ज फील होगा वो मान लीजिए कितना है, Zne। Zne को हम बोलते हैं इफेक्टिव चार्ज। अब आपको इफेक्टिव चार्ज का मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते तो इस इलेक्ट्रॉन को प्योर Ze फील हो जाता, बट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी इसको रिपेल करेंगे, अपना इफेक्ट दर्शाएंगे, तो न्यूक्लियस का जो कूलम फोर्स है उसको ये इन्फ्लुएंस करेंगे, तो इफेक्टिव जो चार्ज उसके ऊपर लगेगा वो कितना होगा, Zne होगा, और Zne जो होगा वो हमेशा ध्यान रखना इस E से ज्यादा होता है, प्लस E से जो है वो ज्यादा होता है। इसलिए अब एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी वो यहाँ पर देख लेते हैं। अब हाइड्रोजन के केस में ऊपर Z लिखा हुआ है, अब क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि Zne, और देखो स्क्रीनिंग कितनों ने की है, Z-1 इलेक्ट्रॉन, Z-1 इलेक्ट्रॉन ने क्यों स्क्रीनिंग की है, क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन पे आपको फोर्स पता करना है, एक तो वो इलेक्ट्रॉन साइड में निकाल लो। अब अगर किसी न्यूक्लियस के पास में Ze पॉजिटिव चार्ज है तो उसके चारों तरफ Z इलेक्ट्रॉन ही घूमेंगे, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया जिसके ऊपर हम फोर्स पता कर रहे हैं, तो बच कितने गए चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, Z-1e। Z-1e इलेक्ट्रॉन जो है इनका शील्डिंग के काम में आ गए, ये शील्डिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर अब लिखा हुआ आपको समझ में आ जाएगा, Zne is the effective charge of the nucleus, the quantity Zne is always greater than E, ये E से ज्यादा होगा, because ऑफ द स्क्रीनिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze। न्यूक्लियस चार्ज जो Ze है उसको स्क्रीनिंग दे रहा है, कौन दे रहा है, Z-1e इलेक्ट्रॉन दे रहा है जो कि कोर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। हेंस द एनर्जी ऑफ एल्काली एटम इज मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि इसमें मान लीजिए Z की वैल्यू 1 है, इसमें तो Z की वैल्यू 1 है, और Zne की वैल्यू यहाँ पे 4 है, मान लीजिए 4 है, तो जो एनर्जी नेगेटिव है, तो माइनस का 1 ज्यादा नेगेटिव हुआ या माइनस का 4 ज्यादा नेगेटिव हुआ, माइनस का 4 ज्यादा नेगेटिव हुआ, इसलिए लिखा जा रहा है कि एल्काली एटम की एनर्जी इज मोर नेगेटिव देन द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो लेवल जो है एल्काली एटम के वो लोअर होंगे करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लेवल से वो नीचे होंगे।
ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आप एक्सप्लेनेशन में मत लिखिए, सीधा आप इस पे आइए। ये स्पेक्ट्रम जो बनाया हुआ है, इस स्पेक्ट्रम को समझना है। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, और ये डायग्राम बनाने के लिए मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, ये सोडियम के लिए बनाया हुआ है, ध्यान रख लीजिए। तो अब अपन को कौन कौन सी सीरीज बनानी है, प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज और फंडामेंटल सीरीज बनानी है। हमने देखा था थोड़ी देर पहले रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल के अंदर, इफ यू रिमेम्बर, प्रिंसिपल सीरीज जा रहा था एस से पी में जा रहा था, एस से पी में जा रहा था। तो ये 3s में हमारे पास यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, वो केवल कहाँ पे जा सकता है, पी में जा सकता है। तो प्रिंसिपल सीरीज के लिए देखो, यहाँ से ये लाइन गई, रेड कलर की लाइन ले लेती हूँ मैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये यहाँ से लाइन गई प्रिंसिपल के लिए 3p में, करेक्ट, क्योंकि s से केवल p में जा सकते हैं। फिर प्रिंसिपल की लाइन जो है देखो वो गई 4p में, ठीक है। इसी तरह से वो गई 5p में, इसी तरह से वो गई 6p में। तो ये जो रेड वाली लाइन मैंने बनाई है, ये कौन सी बनी है, प्रिंसिपल सीरीज। ओके, सो प्रिंसिपल सीरीज में आपको समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल सीरीज के अंदर 3s से 3p में, 4p में, 5p में और 6p में गया है। शार्प सीरीज के लिए वीडियो को बैक करके देखना या पिछला वाला वीडियो देखना, शार्प सीरीज के लिए हमारे पास p से s में जा रहे थे, p से s में जा रहे थे। तो 3s के बाद सबसे लोवेस्ट p वाला टर्म कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है 3p, करेक्ट। तो हमें शार्प सीरीज बनानी है, वो p से केवल s में जा सकता है। तो 3p के जस्ट बाद कौन सा आएगा, मिनिमम s कौन सा आएगा, 4s आएगा। तो देखिए एक तो 4s यहाँ पे है, या फिर ये जाएगा 5s में, या फिर ये जाएगा 6s में, और ये तीन लाइनें मिलकर कौन सी सीरीज बनाएगी, शार्प सीरीज बनाएगी, ठीक है। तो शार्प सीरीज भी आई होप आपको क्लियर हो गया है। इसी तरह से आप वीडियो पिछले वाले वीडियो से समझना और डिफ्यूज सीरीज देखना। डिफ्यूज सीरीज से पी से डी में ट्रांसफर हो रहा है, तो 3p से डिफ्यूज सीरीज बनाने के लिए 3p से 3d जा सकता है, 4d जा सकता है, 5d जा सकता है, 6d जा सकता है, ये हो जाएगी डिफ्यूज सीरीज। और फंडामेंटल में होता है d से f में, तो d से f4f, d से 5f और d से 6f। तो ये स्पेक्ट्रम हमारे पास सोडियम का मिलेगा, ये स्पेक्ट्रम आपको समझना है। और उसके बाद जैसे ही आप ये समझेंगे, आपको थ्योरी कुछ भी नहीं लिखनी है, आपको यहाँ पर बस ये लिखना है सिलेक्शन रूल। एक तो सिलेक्शन रूल में आपके पास आ जाएगा कि डेल्टा एन जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन डेल्टा एल की वैल्यू +-1 होनी चाहिए, डेल्टा एल की वैल्यू +-1 होनी चाहिए। द ऑब्जर्व सीरीज इन द इमिशन स्पेक्ट्रम अराइज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजिशन। तो सिलेक्शन रूल के हिसाब से हमारे पास क्या, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंसिपल सीरीज अभी अभी अपन ने जो किया था ना, वो जो स्पेक्ट्रम बनाया था उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, प्रिंसिपल सीरीज पी से एस में जा रहा था, ठीक है। सॉरी, इमिशन स्पेक्ट्रा है, इमिशन स्पेक्ट्रा है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नहीं है, इमिशन स्पेक्ट्रा है। अब्जॉर्प्शन अपन ने किया था, इसलिए वो 3s से कहाँ पे गया था, 3p में गया था। उस पर डायग्राम में देख लेते हैं। हाँ, ये देखो 3 से 3 पे है। अब इमिशन स्पेक्ट्रा बनाओगे तो एरो नीचे आएगा, एरो नीचे आएगा। मैंने जो बताया उसका उल्टा कर लो, जो मैंने नीचे से ऊपर की तरफ बताया था उसका वो अब्जॉर्प्शन का हो जाएगा, और अगर ऊपर से नीचे कर लोगे तो वो इमिशन का हो जाएगा। तो यहाँ पर इमिशन का बताया हुआ है, इमिशन का बताने की वजह से डायग्राम ये प्रिंसिपल सीरीज कैसे होगी, इमिशन का मतलब उल्टा कर लेना है। तो अगर अब्जॉर्प्शन में हमारा 3s से p जा रहा, तो इमिशन में किस में आएगा, p से s में आएगा। अब कैसे कैसे p और s का नंबर क्या होगा, n p से 3s में आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा सारी लाइनें 3s से शुरू हो रही थी, ठीक है, और खत्म कहाँ कहाँ पे हो रही थी, 4p, 5p, 6p, ठीक है। साथ में 3p भी आ सकता है, क्योंकि 3s के ऊपर होता है, तो 3s के ऊपर वाले सारे p लेने अपन को। तो 3s के जस्ट ऊपर 3 कौन कौन से आ सकते हैं, 3p, 4p, 5p। तो ये अगर मैं इस टर्म को n से डिनोट करूं, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, क्योंकि 2p अलाउड नहीं है। इसलिए देखो n ग्रेटर देन 2 होगा, तो कौन सी सीरीज मिलेगी आपको, प्रिंसिपल सीरीज मिलेगी। शार्प सीरीज में हमारे पास क्या हो रहा था, मैंने अब्जॉर्प्शन के केस में क्या बताया था कि p से s में जा रहा है, तो इमिशन में क्या होगा, s से p में होगा। तो ये ns से 3p में आ रहा था, नीचे वाली लाइन बिल्कुल फिक्स थी, 3p था बिल्कुल, ठीक है। और s की वैल्यू यहाँ पे 3p से बाद वाले s कौन से आएंगे, 3p के बाद में 3s तो नहीं आ सकता, 4s ही आएगा, 4s, 5s और 6s। तो n की वैल्यू कितनी है, 4, 5, 6। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, शार्प सीरीज मिल जाएगा।
डिफ्यूज सीरीज में हमारे पास कितना आ रहा था, मैंने अब्जॉर्प्शन में बताया था P से D जा रहा था, तो इमिशन में क्या हो जाएगा, D से P आ जाएगा, इमिशन में क्या हो जाएगा, D से P आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3P से ऊपर कौन आएगा, 3P से ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3D, 4D और 5D। तो n की वैल्यू 3, 4, 5 हो सकती है, इसका मतलब n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो सकती है। और फंडामेंटल सीरीज में D से F तक मैंने अब्जॉर्प्शन में बताया था, तो इमिशन में क्या हो जाएगा, F से D में हो जाएगा। तो यहाँ पे NF है, 3D के जस्ट बाद में पहला F कौन सा आएगा, 4F आएगा, क्योंकि 3F होता ही नहीं है, 4F 5F 6F, तो n की वैल्यू 4, 5, 6 हो रही है, यानी n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए फंडामेंटल सीरीज। बस आपको इतना ही एक्सप्लेनेशन लिखना है, इसके अलावा आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन के अंदर ये फालतू की थ्योरी नहीं लिखनी है। वो डायग्राम बनाना है और डायग्राम के ये रूल लिखने हैं, और वो जो एनर्जी वाला बताया है ये एक्सप्लेनेशन आपके पास हो जाएंगे एल्काली स्पेक्ट्रा के। ओके।